नमस्ते भाई। तो देखिए, कल हमने ओल्ड हिस्ट्री में ऐतिहासिक जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं उनको विस्तार से देखा था। हमने उसमें से देखा था कि वेदों से और इसके अलावा और भी जो विशेष पुस्तकें हैं उनसे हमें किस प्रकार से इतिहास की जानकारी मिलती है और अभिलेखों से हमें कैसे कैसे जानकारी मिलती है। कुछ हमने अभिलेख भी देखे थे और चारों वेद और इसके अलावा कुछ पुस्तकें और कुछ उनके लेखक, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम यहाँ से आज हिस्ट्री की पूरी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने उसका एक इंट्रो टाइप का दिया था कि कहाँ कहाँ से इतिहास के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमें ओल्ड हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, यदि हम ओल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड हिस्ट्री में हमें तीन भागों में बांटा गया है हिस्ट्री को। कौन कौन से हैं? जैसे हिस्ट्री का हम पहले विभाजन करें तो पहला विभाजन क्या करेंगे, ऐतिहासिक आधार पे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। एक हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल और इसके बाद हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना हमें, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है तो इसके हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। लेकिन यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हमें इसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लिखित साक्ष्य मिलते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो इसके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते। मैं इधर लिख देता हूँ, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, पढ़ नहीं सकते। जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, तो हमारी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जब ऐतिहासिक काल आएगा तो उसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और उसे हम पढ़ भी पाएंगे। लिखित साक्ष्य भी मौजूद रहेंगे और उसे पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हमें इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और जब हम आगे बात करते हैं ऐतिहासिक काल की तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हम इसे पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ने के हिसाब से और किस प्रकार से लिखित साक्ष्य हमारे मिले उसके आधार पर ये तीन प्रकार का विभाजन किया गया। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो किस काल में आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आएगी? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब यदि हम इसके आगे बात करें तो यदि हम पाषाण काल के आधार पर विभाजन करें तो पाषाण काल के आधार पर भी हमारा तीन प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थरों से। किससे होता है? पत्थरों से। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में यदि हम बात करें तो हमारी आग की खोज हो जाएगी। ठीक है, आग की खोज। अब इसमें बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि आग की खोज किस काल में हुई और पहिए की खोज किस काल में हुई। ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। देखिए, जब आदि मानव लोग थे तो पूरा पाषाण काल में पहिए को बनाना पड़ेगा। पहिए को बनाने के लिए दिमाग की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आग को बनाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मानव रहे होंगे, जो आदि मानव रहे होंगे तो पत्थर फेंक रहे होंगे और पत्थर के फेंकने से आग लग गई होगी, तो आग को खोजने में किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है। आग यदि पत्थर से पत्थर टकराया होगा तो आग अपने आप निकली होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा आग है, जो हमारी आग है, तो आग की खोज पहले ही की जा चुकी होगी, लेकिन पहिए को बनाने के लिए दिमाग की जरूरत है। तो दिमाग मानव का बाद में विकसित हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि पहिए की खोज कहाँ पर होगी? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज कहाँ पर होगी? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे, पहिए की खोज नवपाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में आग की खोज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा? जो रॉबर्ट ब्रूस थे, जो रॉबर्ट ब्रूस नामक व्यक्ति थे, तो इन्होंने पूरा पाषाण काल की औजारों की खोज की थी। क्या की थी? पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 1957 में जो मध्य प्रदेश का एमपी में रायसेन नामक जिला है। क्या है? रायसेन नामक जिला है और वहां पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है? भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो वहां पर श्री विष्णुधर ने, किसने? श्री विष्णुधर नामक व्यक्ति ने, श्री विष्णुधर नामक व्यक्ति ने, किसने? श्री विष्णुधर नामक व्यक्ति ने क्या किया था? भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब? 1957। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में विंध्य क्षेत्र में 1867 में CL कलाइल ने, किसने खोज की थी? CL कलाइल ने मध्य पाषाण काल की खोज की थी। ठीक है, आगे हम बात करें कि नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में हमारा पहिए की खोज हुई। किसकी खोज हुई? पहिए की खोज हुई और स्थायी निवास की। किसकी? स्थायी निवास
स्थायी निवास हमारा कहाँ पर होने लगा था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में स्थायी निवास होने लगा था, ठीक है। और इसके अलावा कृषि, सुव्यवस्थित कृषि, ठीक है, कृषि भी हमें नवपाषाण काल में मिलती है, ठीक है। कृषि भी नवपाषाण काल में शुरुआत हो जाती है, ठीक है। यदि हम और बात करें यहाँ पर कृषि में, अभी हम कुछ पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि हम और यहाँ पे बात करें तो स्थायी निवास और पशुपालन, ठीक है, क्या? पशुपालन, ठीक है, सुव्यवस्थित पशुपालन, पशुपालन भी सुव्यवस्थित ढंग से होने लगा था, ठीक है। ये आपको यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखने हैं। इसमें से मुख्य रूप से क्या है? पहिए की खोज, ठीक है, पहिए की खोज और स्थायी निवास, ठीक है, और सुव्यवस्थित कृषि। सुव्यवस्थित कृषि मतलब कृषि इसके पहले भी हल्का फुल्का की जा रही होगी, लेकिन अच्छे से कृषि कब से की गई? नवपाषाण काल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मनुष्य। तो यहाँ पर मनुष्य के साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तो मनुष्य के साक्ष्य जो हमें तो नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से हमें मनुष्य के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इसके याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि एक पॉइंट लिखा है रिजले, तो रिजले नामक जो व्यक्ति थे तो भारत की जनसंख्या का पहली बार वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने विभाजन किया था। क्या किया था? भारत की जनसंख्या का वैज्ञानिक आधार पर विभाजन किया था। क्या किया था? वैज्ञानिक आधार पर विभाजन किया था, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, किसने? रिजले ने, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कृषि की बात कर रहे थे। देखिए मैंने बोला था आपसे कि कृषि के बारे में कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तो कृषि नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि सुव्यवस्थित रूप से कृषि कब चालू हुई? नवपाषाण काल में। अब कृषि के बारे में यदि हम और डिस्कस करें तो कृषि में यहाँ पे देखिए कृषि की जो सबसे पहली फसल है, सबसे पहले किन फसलों को किया जाता था? तो गेहूं और जौ। कौन सी? गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ, ठीक है। गेहूं और जौ फसलें जो तो पहले उगाई गई सबसे पहले, ठीक है। लेकिन यदि सबसे पहले यूज की बात की जाए, प्रयुक्त, यदि पूछे कि सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त कौन सी फसल है, तो चावल की। कौन सी हो जाएगी? चावल की। मतलब सबसे पहले किसे यूज किया गया? चावल की, ठीक है। और प्रमुख फसलें जो थी तो वो कौन थी? गेहूं और जौ की, ठीक है। यदि इसके बाद आगे हम यदि हम यहाँ पे बात करें कृषि में, तो यहाँ पर कृषि में यदि बात करें तो सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? साक्ष्य इसमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से। लेकिन हम यदि हम चावल की बात करें कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डिहुआ से। कहाँ से? कोल्डिहुआ से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहुआ से हमें चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, ठीक है। किसके मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। कृषि से संबंधित क्या है? सबसे प्राचीन समय में जो सबसे प्रमुख फसलें थी तो कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। लेकिन यदि सबसे पहले यूज की गई फसल कौन सी है? अनाज कौन सा है? तो चावल का, ठीक है। और कृषि के साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। और कोल्डिहुआ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में और आगे हम यदि चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कितनी पुरानी है? लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। कितनी है सिंधु घाटी सभ्यता? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कितनी पुरानी है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब यदि इसका पहले नामकरण देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, ठीक है। इसके और क्या क्या नाम है? इसे क्या बोलते हैं? सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो देखिए जब स्टार्टिंग में शुरुआत में जब खुदाई हुई तो सबसे पहले जो हमारे साक्ष्य निकले वो हमारे सिंधु नदी के तट पर सबसे अधिक साक्ष्य निकले, ठीक है। शुरुआती जो खुदाई हुई तो वहां पर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ही खुदाई हुई और वहीं से साक्ष्य निकले, तो इसका नाम पहले क्या रख दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहला नगर कौन सा निकला था? हड़प्पा, ठीक है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। लेकिन ये सरस्वती सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब बाद में खुदाई चालू रही कंटिन्यूअस तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी अधिक नगर सरस्वती के किनारे हैं। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है उस नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है ईसा पूर्व में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। यदि हम आगे बात करें इसकी आखिरकार जानकारी कैसे पता चलती है कि हमारी कितनी पुरानी है,
ये जानकारी कैसे पता चलेगी? तो कार्बन डेटिंग से। इससे कार्बन डेटिंग से थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन डेटिंग जैसे हम समस्थानिक, जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, यानी C6H12 ये परमाणु भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा कार्बन का जो समस्थानिक है, तो यहाँ पर इसका जो परमाणु भार है वो 12 की जगह में क्या है? 14 है। क्या है? 14, ठीक है। तो इसकी जब हम बात करते हैं, तो जब ये किसी पदार्थ में होता है और जो पदार्थ जितने दिनों बाद उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, तो इसकी मात्रा, इस समस्थानिक की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है, ठीक है। तो जितना ये कम होगा तो मान लिया जाता है कि ये हमारी चीजें उतनी ही पुरानी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन के माध्यम से डेट निकालना, ये कार्बन डेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कहीं पे भी यदि कोई भी चीज खोजनी होती है, पुरातत्व विभाग के लोग तो कार्बन डेटिंग की सहायता लेते हैं, ठीक है। अब यदि हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बाद आप पहले हम थोड़ा सा 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ASI, भारत में जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? 1861 में। कब की गई? 1861 में की गई, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम इनके पहले अध्यक्ष थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इसलिए ये कल पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो इनको भारत के पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। आप इसे भी नोट करिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इसकी स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष ये रहे, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इसमें कि यहाँ पे पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो हमारी कब हुई? 1904 में। कब हुई? 1904 में अपने यहाँ पर पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे इसको इरेज करके कुछ और देखते हैं, आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे हमारे जो नगर थे, कैसे कहाँ पर थे, कितना विस्तार था, किस तरीके से, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी किस आकार की थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यदि हम इसमें बात करें कि हमारे कौन कौन से नगर हैं, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम पूर्वी बिंदु की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आलमगीर। क्या है? आलमगीर। क्या है? आलमगीर, ठीक है। आलमगीर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। ये हिंडन नदी जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो उन्होंने इस नदी का नाम जरूर सुना होगा। दिल्ली से बहती है हिंडन नदी, ठीक है। और आगे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दायमाबाद कौन सा है? दायमाबाद। क्या हो जाएगा? दायमाबाद। क्या हो जाएगा? दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद ये किस नदी के किनारे हैं? गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये अपना क्या है? उत्तरी दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु। और ये कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है, ठीक है। और ये दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। यदि हम उत्तरी बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा। चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। यदि हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सुतकांगेडोर। क्या हो जाएगा? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है। ये किस नदी के किनारे हैं? दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु हमारा? पश्चिमी बिंदु। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। उत्तरी बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। ये भी कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें दायमाबाद, तो ये अपना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं आलमगीरपुर की, तो ये यूपी में है, मेरठ के पास में। कहाँ पर है? मेरठ के पास में, ठीक है। और यदि मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ और कुछ चीजें पहले से नोट कर लेते हैं ताकि टाइम ना लगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर लिए हैं। कौन कौन से? पहले हड़प्पा और दूसरा यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी?
1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने। और इन्हीं को हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज हुई थी। और हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय भी इन्हें जाता है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो हड़प्पा जो है नगर है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अभी आप ये देखते चले जाइए, इसके बाद फिर जितने सारे नगर में करवा के और फिर इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको, तो ऐसे जो हो तो ये याद होगा कि आपको हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये भी याद हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लिखा है एक, तो एक श्रृंगी जो पशु है, एक श्रृंगी जो पशु है उसकी यहाँ से मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं? एक श्रृंगी पशु। ठीक है, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, एक श्रृंगी पशु की यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो आयताकार मुहर, क्या? आयताकार मुहर। आयताकार मुहर से क्या मिला है? आयताकार मुहर मिली है, जिसमें क्या है? एक स्त्री बनी हुई है और उसके गर्भ से पुष्प निकलता हुआ दिखाया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना। और यहाँ पर हड़प्पा में लोगों को क्या थी? हड़प्पा नगर में लोगों को दफनाने की प्रथा थी। दफनाने की प्रथा थी। क्या थी? दफनाने की प्रथा थी। तो इससे मैं याद करवा देता हूँ आपको कैसे याद रखना। देखिए यहाँ पे हड़प्पा, इसको थोड़ा सा ऐसे करिए, हड़प्पा को पूरा नाम नहीं लेना है, अप्पा करना है। क्या करना है? अप्पा। क्या करना है? अप्पा। ठीक है, और किसी भाई को बुरा नहीं मानना। ठीक है, देखिए ये जो अप्पा है ये हमारे थोड़ा मुस्लिम भाइयों के नाम के जैसे प्रोनाउंस हो रहा है, कुछ भी हो हमें बस ऐसा समझ लेना। ठीक है, और हमारे मुस्लिम समाज में लोगों को जलाया नहीं, दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? अप्पा को दफनाया। अप्पा को दफनाया। क्या किया? अप्पा को दफनाया। ठीक है, इस तरीके से ये समझ लेना है कि ये हमारे कोई मुस्लिम भाई हैं जिनका निधन हो गया है पास्ट में। ठीक है, तो उनको दफनाया गया है हड़प्पा में। ठीक है, इसको भी अभी मैं याद करवाऊंगा। अब यदि हम आगे बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे हैं? ये सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। किस जिले में? लड़काना जिले में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में, लड़काना जिले में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? स्नानागार मिला है, एक बड़ा सा स्नानागार। और इसके अलावा धान्यागार, या इसी को अन्नागार भी बोल सकते हैं, अन्नागार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अन्नागार। ठीक है, मतलब अनाज रखने का जगह। ठीक है, तीन मुख वाला क्या मिला है यहाँ पे? तीन मुख वाला देवता। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे? पशुपति। क्या बोलेंगे? पशुपति। ठीक है, पशुपति की यहाँ से मूर्ति या साक्ष्य मिले। ठीक है, यदि कास्य की एक नर्तकी मिली है। क्या मिली है? कास्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और यहाँ पर जलाने की प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो अप्पा है, अप्पा को दफनाना है, अप्पा को हड़प्पा में दफनाना है। और मोहन कैसा नाम लग रहा है? हिंदुओं से रिलेटेड नाम लग रहा है। किससे? मोहन हिंदू भाइयों से रिलेटेड नाम लग रहा है। तो मोहन हिंदुओं को जलाया जाता है। ठीक है, अंतिम समय में तो मोहन को जलाना है। ठीक है, तो मोहन को जलाना है, अप्पा को दफनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे हम कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आगे पॉइंट क्या है हमारे पास। यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक जो स्थल है कहाँ पर खोजे गए हैं? तो गुजरात में। कहाँ पर खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, यदि हम सबसे बड़े स्थल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, तो वो कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो अब भारत में तो रहा नहीं, तो भारत का सबसे बड़ा कौन है? भारत का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ठीक है, यदि सबसे बड़ा स्थल बोला जाए तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, यदि भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में। ठीक है, यदि हम एक पॉइंट और इसमें डिस्कस करें तो यहाँ पे धौलावीरा। क्या? धौलावीरा भारत का प्रथम स्थल है। धौलावीरा भारत का प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कहाँ? यूनेस्को में। कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है,
तो कब शामिल किया गया? 1921 में। कब? सॉरी माफ करिएगा, 2021 में। 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। अब यदि हम आगे बात करें इसमें लोथर की बात करें तो लोथर में देखिए, यहाँ पर लोथर में हमें क्या क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ये जो हमारा लोथल था तो ये क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, यदि हम लोथल की बात करें तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी एक मुख्य विशेषता क्या थी कि जो नगर थे तो उनके जो दरवाजे होते थे तो पीछे की तरफ खुलते थे। कहाँ खोलते थे? पीछे की तरफ। इसका रीजन ये निकाला गया कि जैसे व्यापार होता था, व्यापार में पशु गाड़ियां, जो भी उस समय गाड़ियां रही होंगी, बैलगाड़ी जो भी रही होंगी, तो वो सामने की रोड से चलते रहे होंगे, तो बच्चे, ये छोटे बच्चे उन गाड़ियों के, जानवरों के बीच में ना आ जाएं, इसलिए ज़्यादातर दरवाजे पीछे की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन लोथल एक ऐसा जो तो स्थल था जिसके जो दरवाजे थे तो मुख्य द्वार, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, मुख्य सड़क की तरफ इनके गेट खुलते थे। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे तो उनमें से सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। ठीक है, और लोथल से और क्या मिला है? घोड़े के अस्थि पंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से देखिए, ये जो लोथल है तो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे है। और जो लोथल है इस समय कहाँ पर होगा? गुजरात में। कहाँ पर होगा? गुजरात में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करके फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अगला नगर कौन सा होगा? कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन से हमें काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसमें तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले। ठीक है, और युग्म समाधि मतलब दोनों जोड़ा समाधि। ठीक है, जोड़ा समाधि मिली हमें। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, युग्म समाधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। नक्काशीदार ईंटें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्निकुंड का देखिए अभी हमने लोथल में पढ़ा था कि लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और घोड़े के अस्थि पंजर, ये भी हमने लोथल से पढ़ा है। ठीक है, तो लोथल में भी घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। ठीक है, निचले भाग में किलेबंदी, निचले भाग में किलेबंदी। ठीक है, निचले भाग में किलेबंदी, निचले भाग में किलेबंदी। ठीक है, तो ये हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होते थे तो दो पार्टों में डिवाइड होते थे। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। ठीक है, तो एक ये जैसे पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो पहले वाले भाग में किलेबंदी होती थी, इसकी किलेबंदी होती थी। ठीक है, यहाँ पर उच्च लोग रहते थे। ठीक है, उच्च समाज के लोग रहते थे और यहाँ पे गांव के सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, तो इसमें किलेबंदी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन कालीबंगन एक ऐसा स्थल रहा जिसमें इसमें भी किलेबंदी रही। ठीक है, मतलब दोनों भागों में किलेबंदी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ से अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये कालीबंगन किस नदी के किनारे हैं? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे हैं। और कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अग्नि पूजा के साक्ष्य, अग्निकुंड, घोड़े के अस्थि पंजर, निचले भाग में किलेबंदी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा। ठीक है, और नक्काशीदार ईंट, जुते हुए खेत, युग्म समाधि, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल जो भी शेष बचे होंगे स्थल उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि जैसे कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो मातर नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें, जैसे लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। तो ऐसी सारी चीजें, सारी ट्रिकें मैं आपको बताऊंगा, तो ये काफी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।